जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखते हैं सीपीयू के एग्ज़ाम को कल आपने क्या ऐसे अप्रोच करना है। तो भाई ज़्यादा राइटिंग पे मत जाना, ऐसे ही इतना ही सोर्स है हमारे पास। तो मैं अब बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा भाई कैसे, कि आपको बात ये होगी ना, फिर भाई मैं कैसे समझा सकता हूँ कि आप कैसे अप्रोच करोगे। ये इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि मैंने ना लगभग 30 मॉक टेस्ट दिए हैं सीपीयू के, और दिल्ली पुलिस के भी काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं जो कि ऑलरेडी इस चैनल पर है। तो जहाँ जहाँ से मैंने अपनी गलती सीखी है और मुझे पता लगा कि भाई इस क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करने हैं, ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, तो सभी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना, आराम से वीडियो देखनी है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना भाई। और आप वीडियो को 2x की स्पीड में भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई। भाई सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग भाई ज़्यादा राइटिंग पे मत जाना भाई। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई देखो, जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है ना, आपको मैं बताऊँ तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में क्या आता है, रीजनिंग का सेगमेंट आता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दिए हों तो आपको पता होगा। तो इसमें क्या है भाई, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है। और भाई अगर मैं बताऊँ ना बात, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या हो रही है, कन्फ्यूज़न ये हो रही है भाई, एडुकेटिव पैटर्न है। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आए हो ना, या फिर आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे के आए हो, सीएचएसएल अगर आप दे के आए हो, या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आए हो, तो भैया आपको पता होगा कोई भी ज़्यादा कोई भी वेरिएंस नहीं है पेपर में। एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर लगभग वही सेम पैटर्न है सीएचएसएल जो पहले था पैटर्न। तो इसके लिए आप ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना। बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी आया था कि भाई एडुकेटी के पैटर्न पे, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है भाई। मैं अब आपको बताऊं तो भाई मैं सीजीएल के लिए ना काफ़ी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी लगा के गया था, लेकिन वहाँ जाके एग्ज़ाम में जाकर पता लगा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे। तो ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे बड़ी आप गलती पता है क्या कर सकते हो भाई, आपके ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। आपको इस बात से समझना है कि आपको ना एग्ज़ाम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ये इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया इस बात को, कि जो क्वेश्चन मेरे को आते थे ना, उन क्वेश्चन पर मैं देखते साथ क्या कर दूँ था भाई, और कॉन्फिडेंस हो गया ना, ऑप्शन गलत कर दूँ था। तो वैसे करने से क्या होगा भाई, वो क्वेश्चन तो मेरे को आता था ना, और वो क्वेश्चन आते वक्त भी मेरा क्या होगा, गलत हो गया। तो आपको इस बात पर ध्यान देखना भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। किसी क्वेश्चन पर 2 सेकंड आप ज़्यादा दे दो, लेकिन आप ध्यान तक करो, सारे अटैम्प्ट नहीं करने। उससे अलावा एक दो बात और बताता हूँ मैं आपको। भाई देख, सबसे और क्या है, आप है ना 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बारे में मत सोचो भाई। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करने सोचो भाई। 40 थे, अगर आप 40 से लेके 42 के बीच में अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हो ना भाई, लेकिन इसमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 100%। इसे ये इतने आपने अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन पर जाओगे ना तो भाई आपका बुरा हाल हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, नेगेटिव में नंबर घटने लग जाओगे, तो बेस्ट नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ किस चैप्टर में आपने कैसे अटैम्प्ट करना है पेपर। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना भाई, सबसे पहले आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, सॉरी सिंप्लीफिकेशन नहीं, जो नंबर चेंज होता है ना यार, बोर्ड मास, सॉरी बोर्ड मास सिंप इसमें भी होता है रीजनिंग में। बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में क्या है भाई, सिंपल है यार। बोर्ड मास का जो सिंपल क्वेश्चन आ गया ना, कि भाई इसको प्लस को माइनस कर दिया, और माइनस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये वाला टाइप तो अपना पहले का टाइप कर लेना है। लेकिन जब उसी बोर्ड मास का एक और टाइप आता है ना, जिसमें आपको क्या देता है, आपको क्या करना है, दो ऑप्शन होते हैं ना, जो ऑप्शन वैसे ऑप्शन होते हैं कि भाई आपको डिजिट को भी चेंज करना है, डिजिट भी चेंज करनी है, और आपको क्या करना है, डिजिट भी चेंज करनी है, और आपको क्या करना है भाई, नंबर भी चेंज करना है, साइन भी चेंज करना है। तो वे वाले क्वेश्चन तो भाई सेकंड राउंड में करना, वे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है। तो आप कोशिश करो कि वो वाला जो है ना, ये वाला टाइप है जो, जिसमें आपको नंबर भी चेंज करना है और डिजिट भी चेंज करनी है, तो वो वाला बाद में करो। जो सिंपल वाला टाइप है ना भाई, ये वाला टाइप पहली बार अटैम्प्ट करो। उससे अलावा भाई ये 3 से लगभग, मैं बताऊँ सीपीयू की अगर बात करता हूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन तो है भाई। हर मॉक टेस्ट में बताता हूँ 6 या 7 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं। उसके अलावा मैं बताता हूँ भाई आपको ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। एक सेकंड भाई, बस आप दो मेरी बात सुन लेना, भले 2x की स्पीड पर देख लेना। ब्लड रिलेशन के भी भाई आपको टाइप पता होगा। एक तो कोडिंग वाले, दूसरा जो टाइप है इससे का वो है पॉइंटिंग फॉर्म, और जो तीसरा जो टाइप होता है ना भाई, इसका होता है ट्री टाइप।
जिसमें आपको ट्री बनाना है। आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है और ये वाला टाइप करना है। इस वाले टाइप में आपने कोशिश करनी है कि आप नो फिगर, किसी भी प्रकार की फिगर ना बनाओ भाई। तो इन 4 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे पॉइंटिंग फॉर्म में। अगर आप इसमें अगर डायग्राम बनाओगे तो शायद हो सकता है आप कन्फ्यूज़न हो जाए। और ये है ट्री टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नॉर्मल टाइप बना लो ट्री पे। लेकिन जब ये आ जाता है ना भाई कोडिंग टाइप में, तो कोडिंग टाइप भी आपके पास दो आती है। जब आपके ऑप्शन में कोड हो, अगर आपके ऑप्शन में ही कोड आ जाए कि भाई इसका ए स्टार बी, कई मतलब आपको 4 ऑप्शन कोडिंग में हो, इस वाले टाइप को तो भाई छोड़े दियो। मैं सच बता रहा हूँ, आपको 30 सेकंड है, मिनिमम आपकी 2 मिनट ले जाएगी भाई। तो आपने इस टाइप को तो छोड़ देना है। लेकिन जो कोडिंग का जो टाइप आता है ना, ये वाला टाइप का जो सिर्फ है कि भाई इसका रिलेशन बताओ ए गुणा में बी प्लस में सी जी, और सिर्फ एक ऑप्शन हो में, मतलब ऐसा ही होता है इस टाइप का, आपने वो टाइप करना है। तो ये ब्लड रिलेशन 3 से 4 क्वेश्चन है तो भाई आपके ब्लड रिलेशन के तो फिक्स है। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का ध्यान रखना भाई, यहाँ पर आप गलती मत करना। अगला क्वेश्चन है, अगली मैं बताता हूँ आपको सिलोजियम के लिए। सिलोजियम है भाई, इसके भी 3 या 4 क्वेश्चन है, लगभग 3 क्वेश्चन तो है यार सिलोजियम के। इसमें भी आपने क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन करना भाई। कोशिश करियो वेन डायग्राम 23 चैप्टर को निकाल लेना भाई। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे ना। अगर आप 150, एक रूल होता है भाई 150 का, जिस भाई ने बेरा होगा भाई, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आप मत लगाइए 150 के रूल थे जब अगर। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी वाला कंसेप्ट आ गया ना भाई, और इधर वाला कंसेप्ट आ गया, तो आपका ये 150 का रूल है ना भाई, धरा का धरा रह जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा सिलोजियम का। तो आपने सिंपल है वेन डायग्राम, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है भाई कैलेंडर का। ये कैलेंडर और कोलोक को मैं दोनों को इकट्ठा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो अगर मैं बताऊँ ना CGL में, तो भाई कैलेंडर और कोलोक, शायद तक कैलेंडर का क्वेश्चन था, कोलोक का कोई क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर के क्वेश्चन को मतलब आपने क्या करना है, सिंपल है। इसके लिए आपने नॉर्मल वो 144 वाला जो फॉर्मूला है ना अपना, 144 025 036 146, वो वाला याद करना है। उससे अलावा एक ही कंसेप्ट है इसमें, लीप ईयर का याद कर लेना भाई, कौन से साल का कोड, कौन से ईयर का कैलेंडर किस साल में रिपीट होगा। बस ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा वो है नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। और बाकी कैलेंडर क्लॉक के लिए भाई सिर्फ आपने वो वाला फॉर्मूला 11/2m माइनस का 30h, और ये कर लेना आपने। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस ये कैलेंडर और क्लॉक में से आपके मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से अगर आने को 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए। और अगला जो चैप्टर है ना भाई, वो हमारा है ये फिगर वाला, एम्बेडेड फिगर वाला। ये वाला एम्बेडेड फिगर वाला हो जाएगा, और काउंटिंग फिगर वाला हो जाएगा, काउंटिंग फिगर वाला। भाई काउंटिंग फिगर वाले की अगर मैं बताऊँ ना, तो इसने सबसे लास्ट में करी। अगर कोई आसान सी फिगर आ जाए तो भले काउंट कर लेना, वरना इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देना भाई। ये काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, लगभग गलती हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाए ना तो छोड़ दियो। एम्बेडेड फिगर भाई, ये आपके फ्री के नंबर है, यहाँ से लगभग 2 या 4 क्वेश्चन फिक्स है भाई एम्बेडेड फिगर थे। लेकिन आप यहाँ पे गलती नहीं करना, क्योंकि एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है। तो इसके लिए आप ना भले 5 से 7 सेकंड है ना भाई, टाइम लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप इसको अटैम्प्ट करके आना और सही करेक्ट करके आना, तो आप जब भी आपको फ़ायदा होगा। अगला जो चैप्टर है वो मैं बताता हूँ आपको, नंबर सीरीज। ये सबसे बड़ा नंबर सीरीज हो जाएंगे। और इसी में मैं बताता हूँ मिसिंग नंबर। भाई नंबर सीरीज़ में बताता हूँ आपको, नंबर सीरीज़ में जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उस पर 10 से 15 सेकंड दो भाई। अगर 10 से 15 सेकंड में आपने उस क्वेश्चन पर लॉजिक कोई मिल रहा है, डायरेक्टली कोई लॉजिक मिल रहा है, तो आप उसको अटैम्प्ट कर दो, वरना इसको छोड़ दो भाई। इसको सेकंड राउंड में करना, सेकंड राउंड में करना। अगर आपने 10 से 15 सेकंड में टाइम नहीं मिला, 10 से 15 सेकंड में इस पर लॉजिक नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में करना। वैसे है मिसिंग नंबर में जैसे ये दे देगा, इसका रिलेशन इससे दे देगा भाई। तो ये वाला है ना, जिस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो कोशिश करना ये भी सेकंड राउंड में करना। अगर डायरेक्ट सीधा दिख जाए तो ठीक, वरना सेकंड राउंड में करना भाई मिसिंग नंबर पे। लगभग यहाँ पे भी 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगला भाई डायरेक्शन वाला चैप्टर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं भाई। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है, NESW, और कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। इतने मॉक टेस्ट दे लिया मैंने, लगभग 90% मॉक टेस्ट में
यही क्वेश्चन आता है। इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट लेफ्ट आपको समझ के जाना है। और इसमें एक और टाइप है, वो एक ये क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज, ये वाला और देख लेना भाई आप डायरेक्शन वाले में। और ये वाला फॉर्मूला जब लग जाएगा आपको, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो वहाँ पे भी लागू हो जाएगा। या फिर इनिशियल पोजीशन से किसी की पोजीशन आपने बतानी हो, तो इनिशियल पोजीशन से किसी की पोजीशन आपने बतानी हो तो वहाँ पे भी ये लग जाएगा। तो ये अपने डायरेक्शन वाले में लगाना है। अगला सबसे बड़ा अब है भाई सीटिंग अरेंजमेंट। ये है भाई सीटिंग अरेंजमेंट। भाई सीटिंग अरेंजमेंट का नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो पहले राउंड में कर लेना, वरना इस चैप्टर को तो भाई छोड़ देना। आपको पता है सीपी में 30 मिनट है भाई, 30 मिनट में अगर आप डायग्राम बनाने में चले गए ना तो दिक्कत आ जाएगी। और इसी में अगर अपोजिट फेस करके आ जाए ना, अपोजिट फेस करके आ जाए तो भाई छोड़ देना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करते हैं भाई, अब बस ये है रीजनिंग का कंसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में अगर मैं बात बताता हूँ तो भाई लगभग 8 या 9 क्वेश्चन तो आपके वॉइस और नरेशन से हो जाएंगे। वॉइस हो जाएगा और नरेशन, ये बिल्कुल आसान होते हैं। अगर आपको इसका भी रूल नहीं पता है ना तो भाई कमेंट कर देना, लगभग 20 मिनट की वीडियो में आपको वॉइस और नरेशन कंप्लीट समझा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऑलरेडी इस चैनल पर वॉइस और नरेशन का एक मॉक टेस्ट दे रखा है, तो वहाँ पे आप देख लेना, वहाँ स्कोर देख लेना। वॉइस और नरेशन बिल्कुल आसान होते हैं। वॉइस और नरेशन 8 या 9 नंबर के, लगभग 3 या 4 नंबर के आपके PQRS, और लगभग आपका 5 नंबर का क्लोज टेस्ट, और 5 नंबर का ये आपका ये हो जाएगा कम्प्रीहेंशन हो जाएगा, 5 नंबर का कम्प्रीहेंशन हो जाएगा। इस ये आ जाएगा। और यदि और की बात करता हूँ तो सिनोनियम्स एंटोनियम्स हो जाएगा, और सिनोनियम्स हो जाए एंटोनियम्स सिनोनियम्स की अगर बात कर लेता हूँ तो भाई 7-8 नंबर आपके एंटोनियम सिनोनियम्स हो जाएंगे। आपके पास ईडियम फ्रेजेस हो जाएंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लगभग ये भी 7-8 मतलब 6 या 7 तो ईडियम फ्रेजेस हो जाएंगे। इस तरीके से अब इनके लिए क्या करना भाई, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है ना, अभी तक जो भी पढ़ा है ओनली रिवाइज करो भाई। सिर्फ जो भी आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो, और अभी कुछ भी मत नया पढ़ो। ज़्यादा मुश्किल वोकैब नहीं आती। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो इस चैनल से कर लेना, इस चैनल से करना, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, टाइम ख़राब आपका। नॉर्मल वोकैब आती है, अगर आपकी रीडिंग भी बेटर है ना तो आप जब भी कर पाओगे इंग्लिश। तो इंग्लिश को ऐसे करना है, कंप्रिहेंशन आपको सबसे आखिरी में करना है। PQRS पे लिंकेज वर्ड से आप टोन लेना है और फिर ऐसे कर लेना है। मतलब वो ये सबसे पहले ये वाला 30 से 35 नंबर की अगर मैं बात बताऊँ ना, 30 से लगभग नियरली है जो 32 क्वेश्चन तो आपके वो ही है भाई, रट्टा वाले हैं। इसमें अपना कोई ज़्यादा वो नहीं होना। अगर आपने रट्टा मार रखा है, अगर आपने पता है भाई प्रोवोक का मतलब क्या होता है, एब्रिगेट का मतलब क्या होता है, अगर और ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, अगर आप पता है तो आंसर नहीं दे दोगे, वरना आप इस पर 10 मिनट दे दो आपका जब भी नहीं होगा। तो ये होगा इंग्लिश की स्ट्रेटजी भाई। इस तरीके से आपने इंग्लिश से अप्रोच करनी है। सबसे पहले आपने ये वाला जो भी आपको पोर्शन आना रट्टा वाला वो सोल्व करना, उसके बाद PQRS और उसके बाद कंप्रीहेंशन के लिए अगर आप कहोगे तो भाई कमेंट में कर देना, एक अलग वीडियो बना दें कंप्रीहेंशन के, कैसे आपने कंप्रीहेंशन को सोल्व करना है। और अगली जो वीडियो है, अगला जो कंसेप्ट है भाई वो है भाई जीके का भाई जीके भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, जीके भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप हफ्ते 5 या 10 नंबर ही स्कोर करोगे जीके में या आपने दिक्कत दे जाओगी। इसके लिए आपको जो सब्जेक्ट कोर है ना, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी में जो मेन है वो तो अब अभी भी पढ़ सकते हो। जैसे यार फंडामेंटल राइट हो जाएंगे, DPSP हो जाएगी, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वॉइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, एडवोकेट जनरल हो जाएगा, CAG हो जाएगा, लोकसभा के बारे में पढ़ जाओ, राज्यसभा के बारे में पढ़ जाओ, विधानसभा के सब जो पढ़ जाओ, विधान परिषद के बारे में पढ़ जाओ, अभी भी पढ़ सकते हो भाई इसके बारे में। उससे अलावा आप क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट के बारे में पढ़ सकते हो,
ये इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। और क्या करते हैं, आप अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो, इमरजेंसी के बारे में पढ़ सकते हो भाई, है ना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई वो जो है ना हमारे क्या बोलते हैं उसको, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैं आपको बताता हूँ, तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिवाइज करके जानी है। और यदि मैं बताता हूँ तो ये हो जाएगी भाई। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान कर जाओ भाई, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान कर जाओ भाई। उसके अलावा बैंक ये जो होती है ना मॉनेटरियल पॉलिसी, मॉनेटरियल पॉलिसी जो भी हमारे पास मॉनेटरियल पॉलिसी होती है वो कर सकते हो आपको। उससे अलावा क्या कर सकते हो, आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सको। और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम है ना, स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो होती है भाई जिसमें सेंटर सरकार का सारा पैसा हुआ करे, वे वाली स्कीम तय रिवाइज करके जाओ भाई, इकोनॉमिक्स में ये है। और उसके अलावा आप क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। इससे में आपको ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की, ये वाली चीज़ आप पढ़ जाओ इकोनॉमिक्स में। हिस्ट्री की अगर बात कर लेता हूँ, हिस्ट्री में तो बता दिया मैंने आपको। ज्योग्राफी की भाई सबसे ज़्यादा, हाँ देख लो ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी का मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे पहला आप कोपेन क्लाइमेट जरूर पढ़ के जाओ भाई, कोपेन क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी रिवर्स है, रिवर्स पढ़ जाओ भाई, लेक्स है, नदियाँ हैं, वे पढ़ जाओ। और ये है, उससे अलावा रिवर्स हो जाएंगी, लेक्स हो जाएगी, नेशनल पार्क भी ठीक है, नेशनल पार्क इतना वो नहीं है, लेकिन हिमालय के बारे में ज़रूर पढ़ के जाओ भाई। उससे अलावा मिनरल्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाओ, कौन सी जगह पर कौन से मिनरल्स मिलते हैं करें। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के। और इससे अलावा सेपरेट वीडियो में कल बना दूंगा, आप कमेंट में कर देना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ आपको ज्योग्राफी के सारे। और उससे अलावा ये ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स हो गया। और भाई और बाकी साइंस में, साइंस का ज़्यादा है नहीं, लेकिन 50 नंबर है तो भाई 50 नंबर में तो आ सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिक्स पढ़ जाओ भाई, फिजिक्स में ऑप्टिक्स में आपका आइज आ जाएगा, वो पढ़ जाओ। बायोलॉजी में जितने भी हमारे पास, बायोलॉजी में विटामिन्स पढ़ जाओ, डिजीज़ के बारे में पढ़ जाओ। और भाई बॉटनी ज़रूर पढ़ के जाना भाई, बॉटनी तक क्वेश्चन हुआ है लगभग, बॉटनी पढ़ जाओ। और केमिस्ट्री में भाई केमिकल फार्मूले, इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला आप बता देना भाई, एक अलग वीडियो भी बना देंगे अगर आप कहो तो, कंप्लीट वीडियो आपको जीके समझा देंगे, जिसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी साइंस हो जाएगी यहाँ से आपकी। और करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, जो स्कीम है ना, जो हाँ जो स्कीम है वे वाली पढ़ जानी है। और स्पोर्ट्स सबसे बड़ा रोल है भाई इसमें, स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स ये ज़रूर पढ़ के जाना। ऐसे जीके करोगे ना तो आपके लगभग भाई 30 से 35 के बीच में स्कोर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रीजनिंग होगा, मैथ हाँ मैथ रह गया भाई, मैथ रहेगा, मैथ में सबसे ज़्यादा ही मैथ में भाई आपने जो भी पढ़ा है ना फिलहाल वो सारा रिवाइज कर जाओ, ओनली रिवाइज, कुछ भी नया मत पढ़ो, कुछ भी नया मत पढ़ो, ओनली रिवाइज करो। ये भाई मैथ की अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात बताता हूँ, तो अगर मैं जैसे कि अगर मैं परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो परसेंटेज में आप सबसे पहले ये AB रूल पढ़ जाओ भाई। फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए। उसके अलावा प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट पढ़ जाओ भाई इसमें। उसके अलावा इसमें एक है पासिंग फेलियर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो है इलेक्शन वाला भाई, ये 4 टॉपिक है, ये आप कर जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है मैथ में। अगला जो चैप्टर है भाई वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस में भी भाई जब आपका SP है जो CP के बराबर हो जाए, ये वाला टाइप हो जाएगा, जिसमें आपका 200 वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, 200 वाला फॉर्मूला वो याद कर ले जाओ भाई। उसके बाद है ना जब ठीक है। और उसके अलावा वो क्या बोलते हैं उसको, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला कर दो भाई, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ये वाला टाइप है ना, इस वाले कर जाओ। और मैथ के यार जो भी अभी तक पढ़ा ना इस वीडियो में, अब क्या बताऊँगा मैं आपको, अलग अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूँगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वीडियो फिर लंबी चली जाएगी ना। तो इस तरीके से ना अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करना भाई, जो भी क्वेश्चन आपको आवे ना, सिर्फ वे वाले क्वेश्चन गलत मत करना, ज़्यादा स्किप भी मत करना। और क्या बोलते हैं उसको, पैनिक नहीं होना पेपर में भाई। तो जय हिंद भाई।